हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग हिंदी का तकनीकी एवं प्रायोजनिक विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखने वाले हैं। ये भाग 2 रहेगा जिसमें हम लोग 100 एमसीक्यू को फॉर्म में देखने वाले हैं। ओके, शुरुआत करते हैं। इसे मैंने प्रीवियस वीडियो में सारे मैं करवा चुका हूँ, तो आप जरूर उस सेशन को भी देखें। ये देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रयोजन मूलक हिंदी से समझेंगे। फर्स्ट नंबर क्या है, प्रयोजन मूलक भाषा से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा विशिष्ट उद्देश्य से युक्त भाषा। सेकेंड नंबर है विज्ञान, तकनीक, विधि, संचार एवं अन्य गतिविधियों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को क्या कहते हैं? तो प्रयोजन मूलक हिंदी बोलते हैं। थर्ड नंबर है हिंदी का प्रचार प्रसार किस क्षेत्र में होता है? देखिए, सारे में होता है, धार्मिक संस्थान में, रेलवे प्लेटफॉर्म में, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा में भी, ये सभी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सभी। फोर्थ नंबर है प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता है। देखिए, सारे यहाँ पर सरलता, स्पष्टता, वैज्ञानिकता सारे हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। 5 नंबर है प्रयोजन मूलक भाषा के रूप में हिंदी कैसी है? तो यह समर्थ भाषा है। 6 नंबर है हिंदी प्रयोजन मूलक भाषा के रूप में कब स्वीकृति हुई? तो यह स्वतंत्रता के बाद। 7 नंबर है विभिन्न भाषाओं के शब्दों को किसने अपनी प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया? हिंदी ने। 8 नंबर है निम्न में से क्या प्रयोजन मूलक हिंदी का रूप नहीं है? तो देखिए, सारे हैं, कार्यालय हिंदी, तकनीकी हिंदी, साहित्यिक हिंदी, लेकिन समान बोलचाल की हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी के रूप में नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 9 नंबर की ओर। साहित्यिक हिंदी को अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसको बोलते हैं विशिष्ट प्रयोजन की भाषा। 10 नंबर है हिंदी बोलने वाले समझने वालों की संख्या के अनुसार विश्व में हिंदी का कौन सा स्थान है? तीसरा है। 11 नंबर है निम्न में से क्या प्रयोजन मूलक हिंदी का एक रूप है? देखिए, सारे होगा, वाणिज्य हिंदी, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग होने वाली हिंदी, साहित्यिक हिंदी, उपयुक्त सभी। मैंने का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 नंबर निम्नलिखित में से प्रयोजन मूलक हिंदी की क्या विशेषता है? तो देखिए, वैज्ञानिकता, अनुप्रयुक्तता, सरलता और स्पष्टता, ये सभी सारे हो जाएंगे आंसर यहाँ पर। देखिए, ऐसे प्रश्न आपको बनेंगे एग्जाम में, श्योर शॉर्ट रहिए। किसी विशिष्ट उद्देश्य के अनुरूप प्रयुक्त की जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं प्रयोजन मूलक भाषा बोलते हैं। 14 नंबर प्रयोजन मूलक भाषा के रूप में हिंदी का मान्यता कब मिली? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। 15 नंबर है प्रयोजन मूलक भाषा के रूप में भारत में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो हिंदी हो जाएगा। अब देखिए, हम लोग प्रयोजन मूलक हिंदी के बाद अब देखेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू प्रशासनिक हिंदी के बारे में। 16 नंबर हिंदी को राजभाषा घोषित करने से पूर्व सरकारी कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जा रहा था? तो इसका अंग्रेजी। 17 नंबर देखेंगे केंद्र तथा राज्य सरकार कार्यालयों में प्रशासनिक हिंदी के प्रयोग का चलन कब से हुआ है? तो हिंदी के राजभाषा घोषित होने पर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 18 नंबर देखेंगे प्रशासनिक कार्यों हेतु हिंदी भाषा प्रयोग करते समय किस बात पर विशेष बल दिया जाता है? देखिए, यहाँ पर चारों ऑप्शन हो जाएंगे, 3 ऑप्शन सही हैं। क्षेत्र विशेष संबंधी विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग, हिंदी भाषा का सम्यक ज्ञान, अर्थ की स्पष्टता, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 19 नंबर है सर्वप्रथम प्रशासनिक प्रयोजन हेतु सरकारी कामकाज की हिंदी का विकास किस रूप में हुआ है? तो अनुवाद की भाषा के रूप में हुआ है। 20 नंबर देखेंगे हम लोग प्रशासनिक हिंदी का समानार्थी शब्द है, क्या है? कार्यालय हिंदी, राजकाज की हिंदी, सरकारी हिंदी, ऑप्शन डी हो जाएगा।
21 नंबर, निम्नलिखित में से क्या प्रशासनिक हिंदी की विशेषता नहीं है? देखिए सब चीज़ है यहाँ पर, अलंकारिता नहीं है, अलंकारिता नहीं रहता है इसमें, सब बाकी सभी रहते हैं। 22 नंबर, सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली हिंदी क्या कहलाती है? प्रशासनिक हिंदी कहलाती है। 23 नंबर है, निम्न में से प्रशासनिक हिंदी का क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए टिप्पण, पारूपण, संक्षेपण, ये सभी। 24 नंबर, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सक्रिय रूप से किस भाषा ने परस्पर संपर्क की भूमिका निभाई है? तो क्या हो जाएगा आंसर? हिंदी हो जाएगा, ऑप्शन है सही। 25 नंबर है, वर्तमान समय में हमारे देश में प्रशासनिक कार्यों हेतु किस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया जा रहा था? हिंदी का। 26 नंबर देखेंगे हम लोग, निम्न में से किसे प्रशासनिक हिंदी की विशेषता नहीं कहा जा सकता है? तो देखिए विस्तृत वाक्य, बाकी जितने भी हैं सारे को हम लोग प्रशासनिक हिंदी की विशेषता ही है। 27 नंबर है, प्रशासनिक गतिविधियों में प्रयोग की जाने वाली हिंदी क्या कहलाती है? कार्यालय हिंदी, प्रशासनिक हिंदी, सरकारी हिंदी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा ये सभी। 28 नंबर देखेंगे हम लोग, टिप्पण, पत्र लेखन, पारूपण पत्र व्यवहार में किस भाषा ने स्वयं को सर्वाधिक सक्षम साबित किया है? तो क्या हो जाएगा? हिंदी भाषा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे यहां से प्रशासनिक पत्राचार देखेंगे। 30 नंबर, सरकारी अधिकारियों के आपसी पत्र व्यवहार के लिए प्रयुक्त होने वाला पत्र क्या कहलाता है? अर्ध सरकारी पत्र, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 31 नंबर, निम्न में से किस पत्र की भाषा आदेशात्मक होती है? तो अधिसूचना। 32 नंबर है, विषय से संबंधित विचारों को क्रमिक रूप से पत्र के किस भाग में लिखा जाता है? तो कलेवर। 33 नंबर है, प्रारूप भाग में निम्न से क्या वर्णित किया जाता है? कार्यालय का नाम, तारीख, विषय, ये सभी हो जाएंगे। 34 नंबर, प्रशासनिक पत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। 35 नंबर, व्यक्तिगत संस्पर्श किस प्रकार के पत्र व्यवहार की विशेषता है? तो अर्ध सरकारी। 36 नंबर, आंतरिक प्रशासन में आदेशों के सूचना प्रसारण हेतु किस प्रकार के पत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कार्यालय आदेश पत्र। 37 नंबर, सरकार के कार्यालय से जारी होने वाले पत्र क्या क्या कहलाते हैं? सरकारी पत्र कहलाते हैं। 38 नंबर है, प्रशासनिक पत्राचार मूल रूप से क्या है? औपचारिक पत्राचार है। 39 नंबर है, प्रशासनिक परियोजनाओं हेतु संप्रेषित पत्र व्यवहार क्या कहलाता है? प्रशासनिक पत्राचार कहलाता है। 40 नंबर, प्रशासनिक पत्राचार में विशिष्ट परिवर्तन हेतु उत्तरदायी कारण है। सारे होंगे संदर्भ विशेष, प्रयोक्ता की आवश्यकता, प्रेषक की स्थिति, ये सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 41 नंबर है, अनौपचारिक शैली में किस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं? अर्ध सरकारी पत्र। 42 नंबर है, अधिसूचना प्रशासनिक पत्र की भाषा किस रूप की होती है? तो आदेशात्मक। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 43 नंबर है, अंतर विभागीय पत्राचार के लिए किस प्रकार के पत्र का उपयोग किया जाता है? कार्यालय ज्ञापन का। 44 नंबर, कार्यालय प्रयोजन हेतु पत्र का आदान प्रदान क्या कहलाता है? देखिए सारे प्रशासनिक पत्राचार बोला जाता है, कार्यालय पत्राचार, राजकीय पत्राचार, ऑप्शन डी सही हो जाएगा ये सभी। 45 नंबर है, प्रशासनिक पत्र व्यवहार के अंतर्गत सरकारी पत्रों की भाषा किस प्रकार की होती है? सूचनात्मक होती है। अब देखिए उसके बाद हम लोग संक्षेपण देखेंगे। गद्य खंड में व्यक्त विचारों को कम से कम शब्दों में लिखना क्या कहलाता है? संक्षेपण कहलाता है। 47 नंबर है, संक्षेपण में सर्वथा किन बातों का त्याग किया जाता है? देखिए तो सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएंगे इस केस में। 48 नंबर है, संक्षेपण पढ़ लेने के बाद किसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है? मूल संदर्भ।
49 नंबर है, संक्षेपण में कितने गुण होते हैं? 6 गुण होते हैं। 50 नंबर, संक्षेपण का प्रधान गुण कौन सा है? तो संक्षिप्तता हो जाएगा, शॉर्ट में लिखना। संक्षेपण का कौन सा गुण है? देखिए सारे हो जाएंगे, शुद्धता, प्रवाह और क्रमबद्धता, स्पष्टता, ये सभी ऑप्शन डी से हो जाएंगे। 52, संक्षेपण का गुण नहीं है, देखिए विलिष्टता नहीं होता, बाकी सभी जितने भी यहाँ पूर्णता, संक्षिप्तता, स्पष्टता सारे होते हैं। 53 नंबर, संक्षेपण के पाठक के समझ क्या नहीं होता है? मूल संदर्भ। संक्षेप की भाषा जो होता है सरल और सहज होती है, ऑप्शन सी सही है। संक्षेपण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। 56 नंबर, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों तथा एवं तथ्यों को निम्न में से किसके अंतर्गत प्रयुक्त किया जाता है? संक्षेपण। 56 के ये सही हो जाएगा। 57 नंबर, प्रवाह एवं सारणी किस गद्य खंड के भेद हैं? तो संक्षेपण हो जाएगा आंसर। 58 नंबर, संक्षेपण के स्वरूप को किस प्रकार निखारा जा सकता है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, क्रम और विचार प्रवाह में संतुलन द्वारा। 59 नंबर देखेंगे, तालिका संक्षेपण का अन्य नाम क्या है? सारणी संक्षेपण। और 60 नंबर, किसी बृहत पाठ में व्यक्त विचारों या तर्कों को लघुतर आकार में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? संक्षेपण कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे टिप्पण। कार्यालय में कार्यालय कार में नोटिंग का अर्थ क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? टिप्पण लिखना होता है। 62 नंबर, अवलोकनार्थ प्रस्तुत अभिव्यक्ति किस वर्ग की है? सामान्य टिप्पण। मिनट किसे कहते हैं? मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के द्वारा लिखी गई टिप्पण। 64 नंबर है, किसी भी विचाराधीन पत्र के निस्तारण के लिए लिखी जाने वाली अभिव्यक्ति को टिप्पण कहते हैं। तो ये टिप्पण लिखने की कला या प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टिप्पण कहते हैं। 65 नंबर, कार्यालय टिप्पण का प्रयोग होता है किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए विद्यमान नियमों तथ्यों के अनुरूप विचार हेतु। 66 नंबर देखेंगे हम लोग, अनौपचारिक टिप्पण क्या होता है? प्रशासकीय टिप्पण होता है। 67, टिप्पण की समाप्ति पर टिप्पणकर्ता को हस्ताक्षर के साथ साथ क्या अंकित करना चाहिए? दिनांक। 68 नंबर है, निम्न में से क्या टिप्पण की भाषा का गुण नहीं है? तो होगा विलिष्ट, बाकी सरल, स्पष्ट और संयत सभी होते हैं। 69 नंबर देखेंगे आप, टिप्पणकर्ता को टिप्पण की समाप्ति पर आवश्यक रूप से क्या करना अनिवार्य है? हस्ताक्षर एवं दिनांक लिखना। 70 नंबर, टिप्पण लेखन के आरंभ में किसका उल्लेख करना आवश्यक है? पत्र की पत्र संख्या। 71 नंबर, निम्न में से क्या सरकारी कार्यालयों में कार्य संपादन का माध्यम है? टिप्पण। 72 नंबर, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के द्वारा लिखी गई टिप्पण क्या कहलाती है? मिनट। 73 नंबर, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्पष्टीकरण। 74 नंबर, दिनचर्यात्मक संक्षिप्त टिप्पण कहाँ किया जाता है? मूल पत्र के हाशिए पर। 75 नंबर है, निम्न में से क्या टिप्पण के प्रस्तुतिकरण की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। अब हम लोग देखेंगे पारूपण से संबंधित, निम्न में से क्या पारूपण के अन्य पर्याय शब्द हैं? आलेखन, प्रालेखन, मसौदा लेखन, ऑप्शन डी ये सभी सारे हो जाएंगे। अंग्रेजी शब्द का ड्राफ्टिंग में का हिंदी का क्या अर्थ है? पारूपण है। 78 नंबर, निम्न में से क्या पारूपण की विशेषता नहीं है? काल्पनिकता। 79 नंबर जो है, पारूप तैयार करते समय किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए? स्पष्ट, संक्षिप्त और शिष्ट, ये सभी। 80 नंबर, सरकारी कार्यालयों में पत्र व्यवहार की पत्तियों के अनुसार पत्रों के प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रारूपण कहलाती है। 81 नंबर, निम्न में से क्या प्रारूप तैयार करते समय ध्यान रखना आवश्यक है?
उपयुक्त सभी। देखिए आपको पत्राचार के विभिन्न रूपों की जानकारी, बिल्कुल, संबंधित विषय का संदर्भ सहित वर्णन, पूर्ण रूप से विषय पर आधारित, सभी हो जाएंगे इस केस में। 81 हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से क्या पारूपन की भाषा की विशेषता नहीं है? तो भावाभी व्यंजना। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 83 नंबर, किसी पत्र में प्रत्युत्तर देते समय सरकारी कर्मचारी को प्रारूप तैयार करते समय किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? उपयुक्त सभी। 84 नंबर जो है, निम्न में से किस प्रकार के पत्र का औपचारिक रूप से प्रारूप तैयार नहीं किया जाता है? क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व पत्र। 85 नंबर, सरकारी कार्यालयों में पत्र व्यवहार की पत्तियों के अनुरूप पत्रों का मसौदा तैयार करना क्या कहलाता है? प्रारूपण। 86 नंबर, प्रारूप तैयार करते समय किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए? हो जाएगा विषयानुरूप, यानी कि विषय के अनुरूप होना चाहिए। प्रारूप तैयार करते समय उसमें सबसे पहले किसका अंकन करना चाहिए? तो पत्र संख्या। अब हम लोग देखेंगे प्रतिवेदन। ये लास्ट टॉपिक मुझे लगता है, लास्ट टॉपिक रहेगा ये। इससे अंग्रेजी में रिपोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? प्रतिवेदन बोलते हैं। किसी घटना या स्थिति को प्रतिवेदन क्या कहलाती है? विवरणात्मक प्रतिवेदन। 90 नंबर है, यदि कोई सरकारी अधिकारी नियम विरुद्ध कार्य करे तो उसके विरुद्ध संबंधित अधिकारी को दिए जाने वाला प्रतिवेदन को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो शिकायती प्रतिवेदन। 91 नंबर, निम्न में से क्या प्रतिवेदन लेखन की विशेषता नहीं है? तो विस्तृत वर्णन। बाकी सभी हैं। 92 नंबर, प्रतिवेदन लेखन की भाषा की विशेषता है। देखिए सभी हो, सरलता, स्पष्टता, सजीवता, ये सभी हो जाएंगे। 93 नंबर, निम्न में से प्रतिवेदन लेखन की विशेषता नहीं है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। 94 नंबर, प्रतिवेदन की मूल विशेषता क्या है? प्रामाणिकता। 95 नंबर, सरकारी कार्यालयों में घटित होने वाली घटनाओं पर आधारित तैयार किया गया प्रमाणिक विवरण क्या कहलाती है? तो क्या कहलाता है? प्रतिवेदन कहलाता है। 96, तथ्यों का विश्लेषण करके निष्कर्ष एवं सुझाव प्रस्तुत करना इनमें से किसका उद्देश्य है? तो प्रतिवेदन। संस्था विभाग में जो बैठक आयोजित की जाती है तथा उसकी जो कार्यवाही होती है उसका लिखित रूप में प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? प्रतिवेदन। आगे हम लोग देखेंगे 98 नंबर की ओर। घटनाओं एवं स्थितियों के वर्णन हेतु निम्न में से मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? प्रतिवेदन। आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न है, यदि किसी परिषद विशेष के क्रियाकलापों का विवरण तैयार करना हो तो यह निम्न से किस प्रतिवेदन श्रेणी का अंतर्गत रखा जाएगा? विवरणात्मक प्रतिवेदन। आज का अंतिम प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पर, किसी स्थिति या घटना विशेष का वर्णन करने के लिए प्रतिवेदन में किसका गुण होना आवश्यक है? ये सभी। देखिए क्रमबद्धता, संक्षिप्तता, स्पष्टता सभी होना चाहिए। देखिए ये था आपको 100 MCQ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी मैंने 60-70 करवाए हूँ प्रश्न उत्तर, उसे भी जरूर करिए। इतना कर लीजिएगा तो आपका 2 प्रश्न या 3 प्रश्न जो भी आएंगे आपका 100% एकदम श्योर यहीं से आएंगे प्रश्न। ओके, अब देखिए इसके साथ अगर कहीं मिस्टेक भी हो गया आंसर बताने में तो देखिए यहाँ पर आंसर आप मिला लीजिएगा। इसका PDF आपको दे दिया जाएगा। इसका PDF के लिए आपको कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ये आपका पेड PDF होगा तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका नंबर भी दिया रहेगा, तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट मुझे कर सकते हैं। ताकि जितनी भी मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करता हूँ सारे रियल एंड ऑथेंटिक होते हैं, कि जो एग्जाम पर्पज से हैं, जो एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ओके, अभी सब इस टाइप का जो कंटेंट मैं जो करवा रहा हूँ आप लोग को ना यूट्यूब में नहीं मिलेगा, गूगल में ढंग से नहीं मिलेगा। तो आपको जो भी मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ बहुत बेस्ट एंड रियल मटेरियल है, आपके पास कर सकते हैं। ओके, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके देखिए थ्योरी में बताया था कि देखिए संक्षेपण के बारे में थ्योरी थोड़ा समझा देता हूँ कि
जब मैं तैयारी करता था तो मैं इस टाइप का नोट्स बनाने का कोशिश करता था। आप लोग भी इस टाइप का नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए थोड़ा सा मैं बताता हूँ। संक्षेपण को बोलते हैं प्रेसी या सार लेखन भी बोलते हैं। सम देखिए ऐसे यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं संक्षेपण से, इसलिए थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ जो मैं अपना नोट डाउन किया हूँ। देखिए सम प्लस क्षेपण, सम में तो उसी के और क्षेपण में समान, माने उसी के समान जो लिखा जाता है उसको संक्षेपण बोलते हैं। संक्षिप्त में बात करना। अब ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि 1/3 भाग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वाक्यों में छोटे एवं सरल शैली आडंबरहीन होना चाहिए। लिखने का तरीका, ओके। अब लिखने का तरीका देखिए क्या होना चाहिए। संक्षेपण के लिए तिथियों, आंकड़ों, संज्ञाओं को यथावत बनाए रखना चाहिए, ओके। सीधी, सरल, सहज, व्याकरण समेत भाषा प्रयुक्त हो एवं स्पष्ट भाषा हो और अपने शब्दों में हो, और उसमें जिसमें अलंकार का प्रयोग वर्जित है, जैसे उपमा हो गया, दृष्टांत अलंकार का प्रयोग वर्जित है। अगर इतना भी आप इसमें से पढ़ लेते हैं, इतना जो संक्षेपण के बारे में जो बताया हूँ, अगर इतना भी कर लीजिएगा, अगर इससे एक प्रश्न बनते हैं तो आपका एकदम श्योर शॉर्ट हो जाएंगे, ओके। देखिए पहले जितना भी मैं पॉइंट में डिस्कस किया हूँ, और इंग्लिश में याद रखिएगा, प्रेसी बोलते हैं और सार लेखन भी बोलते हैं, इसको याद रखेंगे। अब देखेंगे रिपोर्ट के बारे में, आप देखेंगे इतना जरूर पढ़ के जाइएगा कि प्रतिवेदन का स्वरूप कैसा होता है, लिखित होता है जी, ठीक है। रिपोर्ट या रिपोर्टिंग हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिवेदन बोलते हैं। प्रतिवेदन में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा है, तथ्यात्मक होता है। प्रतिवेदन आधारित होता है तथ्यात्मक एवं सच्ची घटनाओं पर। व्यवसायिक प्रगति तथा जांच प्रतिवेदन किस प्रकार के होते हैं, तथ्यात्मक होते हैं। और प्राय सभी वित्तीय कंपनियां संस्थान कितने समयांतर पर प्रतिवेदन पुस्तिका छपवाती, 1 वर्ष। देख रहे हैं ना, सारे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिवेदन किस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग होता है, एक आर्थिक वाक्य का। प्रतिवेदन में कैसी भाषा प्रयोग नहीं होती है, अलंकारिकता का प्रयोग नहीं होना चाहिए। प्रतिवेदन की भाषा में संबोधन स्वरूप कैसा होना चाहिए, निव्यक्तित्व। प्रतिवेदन की भाषा में किस भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, प्रथम पुरुष का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास कि प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट की भाषा में किस पुरुष का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे सर्वनाम का होता है, जिसमें आता है प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम या अन्य पुरुष, तो ये आपको प्रथम पुरुष का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और लास्ट में क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर जरूर होना चाहिए प्रतिवेदक का, ओके। ये सब ज़्यादा थ्योरी है। बाकी देखिए प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में, प्रशासनिक हिंदी के बारे में देखिए, इस पर डिटेल से आपको पढ़ना है। इस नोट्स को परचेस आप करना मस्ट है, मस्ट कीजिए, खरीदिएगा, पढ़िएगा, तभी आप अच्छे से स्कोर कर पाइएगा। कम टाइम है, कम टाइम में जो मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ सबसे बेस्ट है। अब देख सकते हो यहाँ पर, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए जितनी भी मैं देखिए संक्षेपण पूरा के पूरा डिटेल से है, पूरा डिटेल से है। आप इसको जरूर परचेस करने की कोशिश कीजिए, ये आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा, आपके लिए बेनिफिशियल है ये देखिए, है ना सारे। देखिए प्रारूपण है, ड्राफ्टिंग है, देखिए सारे के सारे आपको नोट्स से मिलेंगे। यूट्यूब में भी कहीं ऐसा कंटेंट आपको मिलेगा नहीं, ना गूगल में मिलेगा, ना कहीं किसी एक बुक में ऐसा कंटेंट मिलेगा आपको। अगर आपके पास अवेलेबल है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। और जिसके पास नहीं है वो जरूर से जरूर परचेस करें, क्योंकि आपका एक मार्क्स जो है ना, आपको सिलेक्शन दिलवाने का कोशिश करेगा हर टॉपिक से, इसलिए किसी टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखिए और देखिए विज्ञान हिंदी का तकनीकी एवं पारियोनिक विस्तार, देखिए थोड़ा सा और भी देख लीजिए डिटेल से, ठीक है। कुछ देखिए यहाँ कुछ आए कुछ शब्दों में देखिए, जैसे कुछ इंग्लिश में जो बात करते हैं हिंदी में हम लोग क्या क्या बोलते हैं, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये देखें आप लोग। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैंने पहले वीडियो में बनाया था, पहले भाग में बताया था कि ये सभी आपको आ सकते हैं प्रश्न, तो यहाँ से भी इसको भी कर सकते हैं आप लोग, ओके। तो ये था पूरा का पूरा। अगर कांटेक्ट कीजिए, जरूर कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर है ये, जरूर कांटेक्ट कीजिए। अगर इसको लेकर पढ़ लेते हैं तो आपका जो 2 से 3 प्रश्न जो भी आएंगे इस टॉपिक से, आपका एकदम श्योर सोटेंगे। अब जरूर आएंगे, 100% श्योर है किसी टॉपिक से जरूर प्रश्न बनेंगे, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।